तो इस प्लेलिस्ट में कुछ वीडियोस पहले हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पे एक वीडियो किया था, आप प्लीज़ देखिए उसको। तो आज हम बाइंडिंग एनर्जी को एक अलग नज़रिए से देखने वाले हैं और वो नज़रिया होगा न्यूक्लियर रिएक्शंस का नज़रिया। हम बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट यूज़ करके फिशन और फ्यूजन जो दो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। इस प्लेलिस्ट में इस वीडियोज़ के बाद हम लोग फिशन और फ्यूजन में डिटेल में सेपरेट वीडियोज़ करेंगे, लेकिन आज हम फिशन और फ्यूजन को बाइंडिंग एनर्जी के नज़रिए से देखेंगे। तो अब में से काफ़ी लोगों को पूछते हैं कि मेरे को कॉन्टैक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। तो आजकल मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो रहा हूँ, आप मेरे को मैसेज कीजिए प्लीज़ वहाँ पे, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। तो हमने बाइंडिंग एनर्जी की वीडियो में देखा होगा कि भाई न्यूक्लियस का मास जो होता है वो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से, जिससे वो बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियस का मास उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से कम होता है और जितना डिफरेंस होता है मास में इसको मास डिफेक्ट बोलते हैं। और मास डिफेक्ट के बराबर की एनर्जी E=mc² यूज़ करके उतनी एनर्जी रिलीज होती है जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं न्यूक्लियस बनाने के लिए, इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको एक और तरीके से बोल सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस को अगर आपको तोड़ना हो तो इतनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी इसको तोड़ने के लिए, और इस एनर्जी को, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए होती है न्यूक्लियस को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो ये बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन आपको नहीं होनी चाहिए, हमने बाइंडिंग एनर्जी की वीडियो में पढ़ा था। इस वीडियो के लिए जो इंपॉर्टेंट बात आपको याद में रखने वाली ये है कि भाई जनरली अगर आपकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है तो न्यूक्लियस स्टेबल भी ज़्यादा होगा। हमेशा ऐसा नहीं होता, लेकिन जनरली मोस्टली अगर ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी है तो न्यूक्लियर की स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। और ये इजी होना चाहिए समझने के लिए, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी के तो कितनी एनर्जी चाहिए उसको तोड़ने के लिए, अगर ज़्यादा एनर्जी चाहिए उस न्यूक्लियर को तोड़ने के लिए तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर ज़्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबिलिटी किसको नहीं चाहिए? ठहराव हर किसी को चाहिए, वो चाहे वो करियर में स्टेबिलिटी हो, जॉब में स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, अनलेस आप इमरान हाशमी हो, हर किसी को स्टेबिलिटी पसंद है, न्यूक्लियर को भी स्टेबिलिटी पसंद है। और फिशन और फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्शन जो इस प्लेलिस्ट में बाद में पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, वो भी सारा का सारा स्टेबिलिटी का गेम है, और उसको आज हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज करके। तो बाइंडिंग एनर्जी की वीडियो में हमने इस ग्राफ का एक बेटर वर्जन देखा था। ये ग्राफ है एटॉमिक मास के बीच में, एटॉमिक मास मतलब कितने आपके प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स का सम, जिनको हम न्यूक्लियॉन बोलते हैं, कितने न्यूक्लियॉन्स है न्यूक्लियस के बीच में, और कितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है। जैसे जैसे आप मास नंबर को इंक्रीज करोगे बाइंडिंग एनर्जी भी क्या फर्क पड़ेगा। हमने देखा था कि भाई जैसे जैसे आप न्यूक्लियन का नंबर बढ़ाते हो तो बाइंडिंग एनर्जी शार्पली इंक्रीज होती है। फिर कुछ ट्रफ्स आते हैं, लेकिन उसके बाद एक रेंज आती है, एटॉमिक मास 30 और 170 के बीच में मोर और लेस बाइंडिंग एनर्जी चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है। और उसके बाद एटॉमिक मास बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग में जब न्यूक्लियन का नंबर बढ़ रहा है बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, एक पॉइंट के बाद न्यूक्लियन का नंबर बढ़ाने के बावजूद भी बाइंडिंग एनर्जी नहीं बढ़ रही है, और उसके बाद न्यूक्लियन का नंबर बढ़ाने पे ये कम हो रही है। तो देखा था हमने। तो अब रीजन की स्टार्टिंग में स्ट्रांगली इंक्रीज करती है वो ये कि भाई जैसे जैसे आप मास नंबर इंक्रीज कर रहे हो, ज़्यादा न्यूक्लियन ऐड कर रहे हो, ज़्यादा न्यूक्लियन ऐड कर रहे हो, मतलब ज़्यादा स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्सेस न्यूक्लियस के अंदर पैदा हो रही हैं जो न्यूक्लियस को बहुत टाइटली बांध कर रखेंगी। इस रेंज में न्यूक्लियन का नंबर इंक्रीज करने के बावजूद भी नहीं बढ़ती है, वो ये है कि भाई न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती हैं वो शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। तो एक न्यूक्लियन में कुछ ही इर्द गिर्द न्यूक्लियन आ सकते हैं, उसके बाद आप जितने मर्जी न्यूक्लियन ऐड करो, जिनसे शॉर्ट रेंज फोर्सेज हैं उसका इफेक्ट नहीं होता। इसलिए इस रेंज में न्यूक्लियन का नंबर इंक्रीज करने के बावजूद भी मोर और लेस बाइंडिंग एनर्जी सेम रहती है। और इस पॉइंट के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रिपल्सिव फोर्सेज हैं वो हावी होना शुरू हो जाती हैं, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी इस पॉइंट के बाद कम होना शुरू हो जाती है। तो अब इस पूरी रामायण का मतलब ये है कि भाई न्यूक्लियाई जिनका एटॉमिक मास 30 से कम है या 170 से ज़्यादा है, वो उन न्यूक्लियाई जो इस रेंज में हैं उनसे कम स्टेबल होंगे। तो नेचर, कुदरत का रूल क्या है कि भाई जो चीज़ कम स्टेबल है वो ज़्यादा स्टेबल होने की कोशिश करेगी। और यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि भाई जो न्यूक्लियाई इनका मास नंबर 30 से कम है, दो या दो से ज़्यादा मिल सकते हैं, कंबाइन हो सकते हैं, फ्यूज हो सकते हैं एक बड़ा न्यूक्लियर बनाने के लिए, एक ऐसा न्यूक्लियर जो इस रेंज में फॉलो करे ताकि उसकी हायर बाइंडिंग एनर्जी हो और हैंस वो स्टेबल हो। लेकिन इस प्रोसेस में मास डिफेक्ट के इक्विवेलेंट एनर्जी रिलीज होने वाली है। उसका बड़ा अच्छा नमूना सन, सूरज की रोशनी फ्यूजन से आती है, स्टार्स की रोशनी फ्यूजन से आ रही है। वही नहीं, मोर और लेस जितने भी आपके पास हैवियर एलिमेंट्स हैं अर्थ पे, वो सारे फ्यूजन का नतीजा है। तो हुआ यूं कि भाई बिग बैंग के पास बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम वो पैदा हुई थी, उससे स्टार्स बने और स्टार्स में फ्यूजन चालू हो गया हाइड्रोजन और हीलियम का, उसके कारण बहुत ज़्यादा हैवियर एलिमेंट्स वो बन गए। जब स्टार्स मरता है कोई सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, तो सारा का सारा माल जो है अंदर, जिस माल में हैवियर एलिमेंट्स भी हैं वो बाहर आ जाते हैं,
बाहर स्पेस में आ जाते हैं, और उस माल से जब अर्थ बनती है तो ऑटोमेटिकली उस माल में सिंस हैवी एलिमेंट्स भी थे वो भी अर्थ में आ जाते हैं। जैसे नाना पाटेकर बोलता है ना कि एक मच्छर साला इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो एक बाइंडिंग एनर्जी छोटे से कॉन्सेप्ट के कारण क्या तामझाम होता है। तो दूसरा तरीका कुदरत के नियम को फॉलो करने के लिए और स्टेबल होने के लिए न्यूक्लियर जो अपना सकते हैं वो ये कि भाई न्यूक्लियर जिनका एटॉमिक मास 170 से ज़्यादा है वो एक जो है वो टूट सकता है 2 में, और ऐसे न्यूक्लियर बना सकता है जिनका मास जो है इस रेंज में आए। यहाँ पे 2 जुड़ रहे थे इस रेंज में आने के लिए, यहाँ पे एक टूट रहा है 2 बनाने के लिए जो इस रेंज में फॉलो करें। प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फिशन बोलते हैं, टूटना। और अगेन मास डिफेक्ट इक्विवेलेंट एनर्जी पैदा होने वाली है यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है? एटम बम। एटम बम में फिशन होती है। न्यूक्लियर रिएक्टर में जहाँ बिजली पैदा होती है वहाँ पे फिशन होती है। तो इस तरह से हम लोग फिशन और फ्यूजन को बाइंडिंग एनर्जी के नज़रिए से देख सकते हैं कि भाई बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम बता सकते हैं कि भाई कब फिशन होने वाली है, कब फ्यूजन होने वाली है, और वेरी इंपॉर्टेंटली क्यों होने वाली है। तो अभी आज के डिस्कशन के बाद जो आपके पास बाकी तरीके एनर्जी पैदा करने के, कोयले को जलाना हो गया, पानी को गिराना हो गया, घोड़े को दौड़ाना हो गया, तो उसमें 2 और तरीके ऐड हो गए, जुड़ गए। तो सवाल है कि भाई ठीक है 2 और जुड़ गए, इसमें क्या बड़ी बात है? बड़ी बात है क्योंकि जितनी एनर्जी पैदा होती है फिशन फ्यूजन में, दिमाग खराब करने वाली पैदा होती है। जो बाकी तरीके एनर्जी पैदा करने के उनके साथ कोई मुकाबला ही नहीं है दूर दूर तक। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फिशन की बात करें तो अगर आपके पास नॉर्मल जो कोयले से बिजली पैदा करने वाला प्लांट होता है अराउंड 1000 मेगावाट वाला, उसमें आपको हर दिन 1 करोड़ किलो कोयला जलाना पड़ेगा बिजली पैदा करने के लिए। सेम बिजली आप यूरेनियम 235 3-4 किलो से जला सकते हो। दूर दूर तक कोई मुकाबला ही नहीं है। और फ्यूजन तो अलग लेवल पे ही है। सन में फ्यूजन चल रहा है, स्टार्स में फ्यूजन चल रहा है। सन इतना दूर होने के बावजूद भी सदियों से अपने को रोशनी दिए जा रहा है, एनर्जी दिए जा रहा है, और सदियों तक देता रहेगा फ्यूजन के कारण। और बहुत इंपॉर्टेंटली जो एनर्जी पैदा होती है यहाँ पे वो काफ़ी क्लीन एनर्जी होती है, काफ़ी साफ एनर्जी होती है। वो इन्वायरमेंट को, अर्थ को, प्लैनेट को गंदा नहीं करती है। आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन अगर आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स को इग्नोर करें और प्रोपेगेंडा को इग्नोर करें तो काफ़ी हद तक जो एनर्जी यहाँ पे पैदा होती है वो क्लीन होती है। इसके इशूज़ हैं आपने, इसमें भी वेस्ट पैदा होता है, बहुत अलग किस्म का वेस्ट पैदा होता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें इसको फॉसिल फ्यूल से, कोयले के जलाने से, तो काफ़ी क्लीन एनर्जी पैदा होती है। फॉसिल फ्यूल, कोयले का जलाना प्लैनेट के लिए, प्लैनेट में जो भी जीव जंतु रहते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये काफ़ी क्लीन सोर्स है एनर्जी का। तो आपको छप्पड़ फाड़ के एनर्जी मिल रही है और साफ एनर्जी मिल रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए बंधुओं नेक्स्ट कुछ वीडियो में हम लोग फिशन पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। एक्चुअली बहुत बात करेंगे, इतनी बात करेंगे कि शायद आप पक जाओ, लेकिन वो बहुत जरूरी है आपके लिए। शुरुआत करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम आपको फिशन में कितनी एनर्जी पैदा होती है उसका एक इंट्यूशन देने से। लेकिन जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि भाई इस न्यूक्लियर चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए इस न्यूक्लियर प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियोज आप सीक्वेंस में देखिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतने, आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।